सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। अब हम लोग हमने 3 चैप्टर्स कर लिए थे क्लास 9 में आप लोगों के, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पालमपुर विलेज वाला और हमने ज्योग्राफी का किया था, फिजिकल डिविजन्स वाला फर्स्ट चैप्टर। अब हम लोग सिविक्स में आएंगे, जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है या फोर्थ पार्ट है एसएसटी का। सिविक्स में चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, तो पहले बात आती है कि सिविक्स क्या है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं मतलब, लेकिन ठीक है मैं बताता हूँ। सिविक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में, राजनीति के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रेम्बल के बारे में, जो हमारी देश में पॉलिटिकल पार्टीज, फंडामेंटल राइट्स है ना। तो ये सब क्या है? ये सब सिविक्स को घेरे हुई है। ये सब चीज़ें सिविक्स में आती है, पॉलिटिक्स में आती है। पॉलिटिक्स भी सिविक्स ही, कोई आगे जाके पॉलिटिक्स बोलते हैं जब आप आर्ट्स में इसको लेते हैं अगर 11th में, ठीक है, तब सिविक्स नहीं रहता, फिर पॉलिटिक्स हो जाता सब्जेक्ट का नाम। तो देखिए व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। अब देखिए सबसे बड़ी टर्म आता है डेमोक्रेसी। सिविक्स में हर चैप्टर में लगभग ये टर्म आएगा, डेमोक्रेसी। होता क्या है? डेमोक्रेसी मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। क्या होता है? रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन डेमोक्रेसी कहलाता है। ये डेमोक्रेसी की सबसे सिंपल डेफिनेशन है। देखिए डेमोक्रेसी है क्या? एक गवर्नमेंट चलाने का टाइप है। तो जहां पे गवर्नमेंट जनता चला रही है ना, जनता द्वारा लोग चुने जा रहे हैं, वो क्या है? डेमोक्रेसी, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, हर कोई वोट दे पाता है जो भारत का नागरिक है, अमीर है, गरीब है, किस कास्ट का, किस धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर इंसान वोट देता है। कोई भी पर्सन चुनाव लड़ सकता है, उसकी कास्ट है ना, पैसे, किसी भी स्टेटस से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, बस उसके पास जनता का समर्थन होना चाहिए, है ना। सॉरी, तो क्या मतलब है इसका कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही माने। देखिए डेमो मतलब होता ही पब्लिक है, डेमो का मतलब क्या होता है? पब्लिक, है ना। और क्रेशिया वही रूल, तो रूल ऑफ द पब्लिक, है ना। तो डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द पब्लिक है। लेकिन अब इतनी बात तो हमने पहले भी पढ़ी है कि रूल ऑफ द पब्लिक है, रूल ऑफ द पब्लिक है, यानी कि इसका मतलब तो हम ये निकाल लें कि जहां जहां चुनाव होते हैं वो डेमोक्रेसी है, जहां जहां चुनाव होते हैं वो डेमोक्रेसी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखिए क्यों? क्योंकि ये ना कहीं देश, अब प्रेशर है बहुत ज्यादा। आपको डेमोक्रेसी लगभग हर देश ने अपना लिया आज की डेट में। जितने भी देश हैं लगभग हर देश ने डेमोक्रेसी किसी ना किसी तरीके से अपना ली, या तो प्योर अपना ही है या कुछ नाटक कर रहे हैं। इंडिया के यहाँ तो डेमोक्रेसी है, प्योर डेमोक्रेसी, उल्टा हमने तो हद से ज़्यादा आज़ादी दे रखी है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान, आगे आप लोग पढ़ेंगे, मैक्सिको, इन देशों में, चाइना, है ना, डेमोक्रेसी तो है, नाम के लिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज में शामिल हैं, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहे हैं, सिर्फ नाटक कर रहे हैं डेमोक्रेसी का। चुनाव कराते हैं लेकिन हरकतें कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको चुनाव के समय, है ना। तो नाम की डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है इन देशों में। ठीक है, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ पीपल है डेमोक्रेसी। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, पहली लाइन लिखेंगे, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक, ELECTED, इलेक्टेड बाय द पब्लिक। एग्जाम्पल इंडिया, एग्जाम्पल इंडिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इंडिया का? डेमोक्रेसी का इंडिया। क्यों? मैं आपको एक बात बताऊं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या एक साथ वोटिंग करती है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लीडर्स चुने जाते हैं, और डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी पालना इंडिया में होती है। ये बात बिल्कुल सही मानी जाती है। और हम देखते भी है ना, मतलब हर गरीब को वोट देने का अधिकार होता है, सब लाइन में लग रहे हैं वोट देने के लिए, सबके वोट की वैल्यू 1 होती है। यानी कि हम जब चुनाव होते हैं किसी भी तरीके से नहीं कह सकते कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। हर कास्ट, हर धर्म वाला वोट कर सकता है ना, अमीर हो या गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट उदाहरण इंडिया ही है। ठीक है, इंडिया, फ्रांस भी आप ले सकते हैं ना, जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था। फ्रांस ने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक का पूरा संदेश पूरे विश्व में फैलाया। ऐसा तो अब हर देश में डेमोक्रेसी है ना, लेकिन कुछ देश हम पढ़ेंगे आगे जो सिर्फ डेमोक्रेसी का ढोंग कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ में तो आज है भी नहीं। जैसे कि देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया है ना, किम जोंग उन, वो डिक्टेटर है वहाँ का, तानाशाह है, लोग उसके लिए वोट नहीं करते। ऐसे चाइल्ड वगैरह का एग्जाम्पल है, अगस्तो पिनोचेट चाइल्ड का लीडर है, वो भी डिक्टेटर है, तो उसके लिए भी लोग वोट नहीं करते, वो ऐसे गद्दी पे बैठा हुआ है। म्यांमार में भी यही है, आर्मी रूलर इलेक्ट नहीं किए जाते, है ना, आर्मी का रूल चलता है म्यांमार में, वहाँ पे भी इलेक्शन नहीं होते किसी प्रकार के। तो ये सब अपोजिट एग्जाम्पल हैं डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी में तो चुनाव होने चाहिए, जनता को वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए।
ठीक है, इंडिया आपने एग्जाम्पल लिख लिया होगा। आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या डालेंगे? फीचर्स, FEATURES, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स यानी कि डेमोक्रेसी में हम पढ़ेंगे, तो हमने एक लाइन पढ़ी डेमोक्रेसी क्या होता है। अब डेमोक्रेसी के बारे में हम 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी है क्या, पूरी तरीके से डीप में वो क्या बताती है, ठीक है, उसका मीनिंग ये है। तो पहला पॉइंट है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पब्लिक टेक्स ऑल द मेजर डिसीजन। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पब्लिक टेक्स ऑल द मेजर डिसीजन। देखिए मेन बात यह है, आप कहते हैं जनता का रूल है डेमोक्रेसी में, ठीक है, जनता वोट तो करती है, लेकिन जो वो जनता जिन रूलर्स को चुनती है, सारे डिसीजन लेने की पावर लगभग उनके हाथ में ही होती है। हम जनता का रूल कहते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन सिर्फ वहीं तक ही सीमित है कि जनता नेता को चुन तो लेती है, लेकिन बाद में डिसीजन कौन लेता है? बड़े खासकर नेता खुद ही लेते हैं। नोटबंदी का फैसला हमसे पूछ के तो नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने, GST आया, ये सब डिसीजन कौन लेता है? जिनको आपने इलेक्ट करके संसद में भेज दिया है, ठीक है। तो रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। सेकेंड आप लोग लिखेंगे, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल to change the current rulers. Elections offers a choice, CHOICE, choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. अब देखिए सबसे change the current rulers, कितनी अच्छी बात है डेमोक्रेसी में कि जो पर्सन, आपने किसी पर्सन को चुना था, वो उसने शासन किया 5 साल 6 साल, जितना भी पीरियड हो, किसी देश में 5 साल है, किसी में 6, किसी में 4 साल भी है, वो इतना मैटर नहीं करता। बात रेगुलर इलेक्शन की होती है, 1-2 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने 5 साल बाद इंडिया की बात करें तो चुनाव हुए। अब देखिए जो सिटिंग MLA होता है, सिटिंग MP होता है, ये MLA MP आगे आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। MLA स्टेट असेंबली का लीडर होता है और MP सेंट्रल असेंबली का होता है। जैसे MLA की सीट है कोटा नॉर्थ, कोटा साउथ, है ना, छोटी सीट्स होती है, छोटे एरिया में बैठी होती है। और MP की सीट है कोटा बूंदी, एक पूरा लोकसभा का क्षेत्र है। जैसे ओम बिरला उसके MP हैं, ओम बिरला फिर आगे जाके लोकसभा अध्यक्ष भी बन गए, है ना। कहने का मतलब ये है कि क्लास के स्टूडेंट थे और उनको मॉनिटर भी बना दिया गया, है ना। तो उस जो मॉनिटर होता है उसी क्लास का स्टूडेंट भी तो होता है ना। तो वही चीज़ ओम बिरला के साथ है, वो कोटा बूंदी के MP भी हैं, फिर उसके बाद वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा MP MLA का पूरा केस, ठीक है। अभी तो आप लोग ये समझिए कि जो रूलर्स आपने चुने, अब कोई MP MLA बैठ गया वहाँ पे गद्दी पे जाके 5 साल के लिए, अब देखिए अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो पूरे चांसेस है कि अगले चुनाव में वो हारेगा, ठीक है। और आपके पास अधिकार है कि आप करंट रूलर को, जो करंट रूलर अभी करंट रूलर बन के बैठा है, नेता बन के बैठा है, आप अगले चुनाव में उसे हरा दें। डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में ऐसा नहीं होता, या मोनार्क में ऐसा नहीं होता। जो राजा गद्दी पर बैठ गया जिंदगी भर वही रहेगा उसकी मृत्यु तक। डिक्टेटरशिप के केस में भी ऐसा ही होता है ना। कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई चुनाव नहीं होते, तो हारने जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। डेमोक्रेसी में करंट रूलर भी हार सकता है, ठीक है। थर्ड आप लोग लिखेंगे, द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी, द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। The choice and opportunity is available to all the people on equal basis. EQUAL, equal, opportunity OPPORTUNITY CHOICE, ठीक है। अवेलेबल AVEAILABLE। जो हमने ऊपर चॉइस और अपॉर्चुनिटी की बात करी, जो मेरे पास वोट का अधिकार है, अपॉर्चुनिटी कि मैं किसी को हरा दूं, किसी को जिता दूं, ये सबके पास है, इक्वल है। इक्वल मतलब कि हर पर्सन का एक वोट है, हर पर्सन वोट करेगा 18 साल से ऊपर भारत में, और हर पर्सन की वोट की वैल्यू क्या होगी? 1। वोट देने जाऊंगा एक बार तो मुकेश अंबानी दबाएगा, वो भी एक ही गिना जाएगा। नरेंद्र मोदी खुद दबाएंगे, जो PM है देश के, वो भी एक गिना जाएगा। कोई आम आदमी दबाएगा तो भी एक गिना जाएगा, है ना। तो वोट की वैल्यू 1 ही है सबकी, इक्वल बेसिस पे सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। लास्ट लिखेंगे आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizen right, limited by basic rules of the constitution and citizen right. Constitution, CONSTITUTION, exercise EXERCISE, limited LIMITED, citizen CITIZEN, बेसिक BASIC। बहुत अच्छा पॉइंट है। आपने बोला हमने सारी पावर किसको दे दी? जो हमने जिसको लीडर बना दिया, जो जीत के वहाँ पे गद्दी पे जाके बैठ गया, चाहे वो PM हो, CM हो, MLA हो, MP हो, हमने पावर हमारी उनको दे दी, ट्रांसफर कर दी एक तरह से। हमें पावर मिली थी वोट देने की, हमने उन्हें वोट देकर अपनी सारी पावर उन्हें दे दी कि अब आप हमारे लिए काम कीजिए। लेकिन
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जीतने के बाद सारे वादों से मुकर जाए, हमारे खिलाफ एक्शन लेने लग जाए, हमारे सिटीजन राइट, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको हानि पहुंचाए। तो उसके लिए लाइन लिखी गई है कि चुना हुआ लीडर कोई भी हो, सीएम हो, पीएम हो, एमएलए हो, भारत की सबसे ऊंची पोस्ट प्रेसिडेंट बन के पे बैठ जाए ना, तो भी उसके ऊपर एक होता है। कौन होता है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का कानून सबसे ऊपर है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। प्रेसिडेंट सबसे ऊंची पोस्ट है, लेकिन उसके ऊपर भी कौन डंडा चला सकता है? भारत का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बॉडी है, बस एक बुक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को बुक तो बोलेगी नहीं कि आप गलत कर रहे हो, आप जेल में जाएंगे, आप ये करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जिसे हम बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षण करता है, प्रोटेक्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन को। कोई भी ऐसी बात होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आएगा, सुनवाई करेगा और जरूरत पड़ी तो जेल भी भेजेगा, कार्रवाई भी करेगा। ठीक है, तो लीडर्स को आए दिन होता है, आप लोग देखेंगे न्यूज़ वगैरह में कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम से जवाब मांगा, पीएम तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा। कि पीएम से जवाब मांगा तो ये फिर पर्सनल अटैक हो जाएगा, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब मांगा कि आपने कोरोना के लिए क्या किया। दिल्ली गवर्नमेंट से हाल ही में अभी केस किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खुद कहा था दिल्ली के कि आपने कोरोना में इतने भयंकर कि दिल्ली का हाल बहुत बुरा हो गया था बीच में, तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स को तबाह कर रहे हैं ना। लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जगह नहीं मिल रही, लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, एम्बुलेंसेस नहीं मिल रही, तो आप लोग क्या, आपकी तैयारी है? स्वास्थ्य मंत्री ये सवाल पूछा था ये, तो स्वास्थ्य मंत्री कोर्ट में जवाब देने भी गए थे, उनका वकील गए थे वैसे तो, लेकिन हाँ उनके वकील, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे कि मैं सारे जवाब लेके आया हूँ और हम इस पर बहसबाजी करेंगे। तो आप देखिए कि आपने लीडर चुन लिया, उसने आपके अनुसार काम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार काम नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं किया, तो आप उनसे सवाल खुद नहीं पूछ पा रहे, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, वो सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। तो ये लास्ट पॉइंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप लोगों का इसी के साथ पूरा हो जाता है। पार्ट 1 आप लोगों का फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और व्हाट इज डेमोक्रेसी हमने पढ़ा। सो थैंक यू।